हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिटरेचर लैंड। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इस थर्ड पार्ट में आज हम देखने वाले हैं रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड के पहले हमने कौन सा पीरियड देखा था? प्योरिटन एज। तो प्योरिटन एज में हमने देखा कि चार्ल्स द फर्स्ट के डेथ के बाद इंग्लैंड में कंप्लीट एनार्की छा गई थी, कोई भी शासक नहीं था। तो उस समय मोनार्की किसके हाथों में पहले आ गई थी? पहले तो 1649 से 1653 तक कॉमनवेल्थ के हाथ में थी मोनार्की। उसके बाद 1653 से 1660 तक इंग्लैंड का जो प्रोटेक्टोरेट था वो कौन बन गया था? क्रॉमवेल। अब क्रॉमवेल का इस समय चल रहा था पर्सनल रूल। अब वो इतना क्रूअल था कि उसने सारे थिएटर्स बंद करवा दिए। तो उस समय एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी लिटरेरी फॉर्म इंग्लैंड में नहीं रह गया था एक्सेप्ट बाइबिल। तो बाइबिल ही एकमात्र सहारा था उस समय लोगों को एंटरटेन करने का, बाकी कुछ भी उस समय नहीं था। और उस समय जो प्रोटेस्टेंट थे, जो प्योरिटन्स थे, वो भी जो इंग्लैंड के चर्च है उसमें भी कुछ बदलाव चाहते थे। तो वो जो पीरियड था वो कंप्लीट बैरन पीरियड माना जाता है, क्योंकि उस समय कोई इम्पॉर्टेंट वर्क्स नहीं लिखे गए थे। अब आता है हमारा रेस्टोरेशन पीरियड। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिस्टोरेशन, वापस से स्थापना। तो ये जो एज है, इस समय चार्ल्स द सेकंड, जो कि चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा था, चार्ल्स द फर्स्ट की डेथ के बाद उनका जो बेटा था चार्ल्स सेकंड किंग, वो भाग गया था। और भागने के बाद जब ये इंग्लैंड में वापस आया तो 1660 में वापस से जो मोनार्की थी वो किसके हाथ में आ गई? चार्ल्स द सेकंड, जो कि चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा था। इसलिए ये पीरियड है रेस्टोरेशन। साथ ही साथ जो ड्रामा, जो प्लेस थे, जो थिएटर्स थे, वो क्लोज हो गए थे प्योरिटन एज में, वो वापस से ओपन हुए और ड्रामा जो है वो इम्पॉर्टेंट जॉनरा बना इस पीरियड का। तो इसलिए ये जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। द कमिंग ऑफ द चार्ल्स सेकेंड लेड टू अ कंप्लीट रेपुडिएशन ऑफ प्योरिटनिकल आइडल्स। तो जितने भी प्योरिटनिकल आइडल्स थे, जो निरस्ता थी, वो अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी इस एज में, चार्ल्स द सेकेंड की वापसी के बाद। अगर हम लिटरेचर की बात करें रेस्टोरेशन एज की, तो इस समय द राइटर्स ऑफ दिस एज ड्रोव आउट द सीरियसनेस ऑफ द प्योरिटन राइटर्स एंड रिप्लेस इट विद द स्पिरिट ऑफ गेटी। क्योंकि प्योरिटन एज के जो राइटर्स थे वो कंप्लीट सीरियस हो चुके थे, क्योंकि कुछ रस बचा नहीं था उस समय, उस पीरियड में। और उस स्पिरिट को, जो सीरियसनेस थी उस समय के राइटर्स की, उसको रिप्लेस किया इस समय के राइटर ने, किससे? द स्पिरिट ऑफ गेटी। फिर यहाँ पे हैप्पीनेस को जो राइटर्स थे वो लेकर आए। वी फाइंड अ चेंज फ्रॉम फैंसी टू विट एंड फ्रॉम पोइट्री टू प्रोज। उस समय जो मेन जॉनरा था प्योरिटन एज में वो पोइट्री था। पोइट्री ही मोस्टली उस एज में लिखे जा रहे थे, प्रोज बैन हो गए थे, नहीं लिखे जा रहे थे। तो इस समय पोइट्री रिप्लेस हुई और प्रोज फॉर्म आया। ऐसा नहीं कि पोइट्री बंद हो गई, पोइट्रीज भी लिखी जाती थी, पर प्रोज फॉर्म भी यहाँ पे लिखे जाने लगे लिटरेचर के, और फैंसी से विट में आ गए, क्योंकि उस समय पोइट्रीज जो थे, जो राइटर हो गए थे, वो कम्प्लीटली फैंसी को फॉलो करते थे, काल्पनिक हो गए थे। इस समय फिर आया विट। इस समय के जो राइटर थे वो विट यूज़ करने लगे। सेटायर्स, एपिस्टल्स एंड एसेज वर्क केम टू ट्रेंड। अब इस समय ट्रेंड में कौन कौन से जॉनराज आ गए? सेटायर लिखे जाने लगे, एपिस्टल्स लिखे जाने लगे, एसेज लिखे जाने लगे। टू ग्रेट डायरिस्ट, जॉन एवेलिन एंड सैमुअल पेपीज, ये ग्रेट डायरिस्ट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। वो भी इसी एज में ही इंट्रोड्यूस हुए थे। नॉवेल, बायोग्राफी, हिस्ट्री, ट्रैवल राइटिंग एंड जर्नलिज्म वर आइदर इन्वेंटेड और रीच देयर मैच्योरिटी। और इसी समय नॉवेल, इसके पहले नॉवेल नहीं लिखे जा रहे थे, तो नॉवेल, बायोग्राफी, हिस्ट्री एंड ट्रैवल राइटिंग इसी एज में ही इन्वेंट हुए, इंट्रोड्यूस हुए, या फिर अपनी मैच्योरिटी को छुआ इस एज में। ड्रामा वॉज द मोस्ट पॉपुलर जॉनरा ऑफ दिस पीरियड। ड्रामा जो है, क्योंकि रेस्टोरेशन, जब भी ड्रामा की बात आती है तो रेस्टोरेशन पीरियड के ड्रामा को ज़रूर याद किया जाता है, क्योंकि इस समय जो ड्रामा था वो मोस्ट पॉपुलर जॉनरा माना जाता था। हीरोइक प्लेस एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी, जिनको हम कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहते हैं, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहते हैं, रूल्ड द ड्रामा ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड में हीरोइक प्लेज लिखे जा रहे थे और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थे ये ड्रामा का फॉर्म है वो लिखा जा रहा था, जिसमें अपर क्लास पीपल या एरिस्टोक्रेटिक पीपल के लाइफ स्टाइल पे कमेंट किया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू।
Dryden was the best representative writer of this age since he wrote in every popular form. तो ड्राइडन जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे इस एज के, क्योंकि इन्होंने लगभग बहुत सारे पॉपुलर फॉर्म्स पे इन्होंने वर्क लिखा, लाइक ट्रेजिक कॉमेडी लिखी इन्होंने, ट्रेजिडी लिखी, हीरोइक प्लेज लिखे, ओट्स भी लिखे इन्होंने, ट्रांसलेशन भी किया, जो ट्रांसलेशन नहीं है ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल वर्क्स, जो पुराने जो क्लासिकल वर्क्स थे उनमें बहुत सारे वर्क्स का इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया, एंड मोस्ट पॉपुलरली सटायर्स एज वेल एज क्रिटिकल वर्क। तो देखो इतने सारे लिटरेरी फॉर्म्स पे उन्होंने वर्क किया, सटायर्स भी लिखे इन्होंने, सटायर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, एंड क्रिटिकल वर्क्स भी इन्होंने लिखे। सम इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, जॉन ड्राइडन जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, ये इनका क्रिटिकल वर्क है। विलियम कॉन्ग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है विलियम कॉन्ग्रीव का, ये ड्रामेटिस्ट थे। आफ्रा बेन ये नॉवेलिस्ट थी जिन्हें फर्स्ट प्रोफेशनल विमेन राइटर कहा जाता है। द फर्स्ट प्रोफेशनल विमेन राइटर इज़ आफ्रा बेन, जिनका फेमस नॉवेल है ओरोनोको, ओरोनोको इनकी फेमस नॉवेल है। सैमुअल बटलर, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है हुडीब्रास, हुडीब्रास का इन्होंने तीन फॉर्म में 3 बुक्स लिखी थी इन्होंने हुडीब्रास की, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। जॉन बनियन, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है ये पोएम है जो जॉन बनियन ने लिखी थी। जॉन लॉक, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जॉन एवेलिन एंड सैमुअल पेपीज ये डायरिस्ट रहे हैं। तो ये थे इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स। अब आते हैं हम ऑगस्टिन और नियो क्लासिकल पीरियड। रेस्टोरेशन के बाद आता है हमारा ऑगस्टिन एज, जिसको हम न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। ये 1700 से 1798 तक था। द 18th century in English literature is known as the Augustan age, the neoclassical age and the age of sensibility। ठीक है, ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है 18th century को। The term Augustan came from the parallel between 18th century and the classical Augustan age, the age of King Augustus Caesar। तो ये जो पीरियड रहा है, द टर्म ऑगस्टन, ये जो टर्म आया है ऑगस्टन, ये कहाँ से आया है? क्योंकि ये इस एज के जो राइटर थे वो किसको फॉलो करते थे? जो क्लासिकल राइटर्स थे, क्लासिकल राइटर्स। और क्लासिकल टाइम पे जो मोनार्की थी, जो किंग था, वो कौन था? किंग ऑगस्टस। और उनके नाम पर ही क्लासिकल एज को ऑगस्टस एज कहा जाता है। और ये जो पीरियड है ये न्यू क्लासिकल पीरियड है। न्यू क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया, उनके राइटिंग स्टाइल को फॉलो किया, पर नए तरीके से, इसलिए इस पीरियड को कहा जाता है न्यू क्लासिकल period. The writers of the 18th century imitated the literary forms and themes of the original Augustan writers such as Virgil and Horace. Virgil and Horace ये most famous writers हैं ऑगस्टिन क्लासिकल एज के। और इन क्लासिकल राइटर्स को इस 18th सेंचुरी के राइटर्स ने इमिटेट किया, उनके फॉर्म्स को, उनके थीम्स को, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? न्यू क्लासिकल राइटर्स। The Enlightenment thinkers of the 18th century, such as Voltaire and Rousseau, popularized the idea of the age of reason. इस एज को एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है क्योंकि इस समय इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं था। जो राइटर्स थे वो फैक्ट पे बात करते थे, रियलिज्म को फॉलो करते थे, रियलिटी को फॉलो करते थे, साइंस को फॉलो करते थे, रीज़न को फॉलो करते थे। इसलिए इस एज को कहा जाता है द एज ऑफ रीज़न। Bacon, Hobbes, Locke were the important precursor of enlightenment। तो enlightenment से ही समझ में आ रहा है नयापन लाना। तो इसमें enlightenment जो thinkers थे, जो enlightenment writers थे, उन्होंने नयापन लाया राइटिंग में। और वो नयापन क्या था? रियलिटी को दिखाया, इन्होंने फैक्ट्स को दिखाया, साइंस को दिखाया, रीज़न को दिखाया। इसलिए इस एज को एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। तो ये एज जो है वो एज ऑफ रीज़न है, एज ऑफ एनलाइनमेंट है, न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है, ऑगस्टन एज कहा जाता है।
एनलाइटमेंट मूवमेंट एडवोकेट साइंटिफिक रैशनलिज्म एंड एम्पिरिकल नॉलेज। तो एनलाइटमेंट मूवमेंट इसी समय चल रहा था। एनलाइटमेंट मूवमेंट जो है वो किस चीज़ को एडवोकेट करता था, नाम से ही समझ में आ रहा है, साइंटिफिक रैशनलिज्म को दिखाता था, फैक्ट्स को, रीजन को, एंड एम्पिरिकल नॉलेज को प्रेजेंट करते थे ये राइटर्स। 18th century is also known as the neoclassical age because its writers looked back to the idols and art forms of classical times, emphasizing even then classical idols ऑर्डर एंड रैशनल कंट्रोल। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करते थे और उसको नया फॉर्म इन्होंने दिया, इसलिए ये पीरियड है न्यू क्लासिकल period. They replace the Renaissance emphasis on the imagination, on invention, experimentation, on mysticism with an emphasis on the order and reason. तो ये जो इस एज के राइटर थे उन्होंने रेनासा स्पिरिट को रिप्लेस किया। रेनासा स्पिरिट्स क्या क्या थी, इमेजिनेशन, जो उस समय के राइटर थे वो इमेजिनेशन को फॉलो करते थे, इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंटेशन और मिस्टिसिज्म को फॉलो करते थे, जबकि इस एज के राइटर ने इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। किससे? इन्होंने ऑर्डर दिखाया, रीज़न को दिखाया, रेस्ट्रेंट, ऑन कॉमन सेंस को इन्होंने अपने वर्क्स में दिखाया, ऑन रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल कॉन्जर्वेटिज्म को इन्होंने अपने वर्क्स में दिखाया है। Sometimes the later half of the 18th century, the period between 1750 and 1798, तो 1750 से 1798 का जो पीरियड रहा है इसे हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। एज ऑफ sensibility from 1750 to 1798. This period focus upon instinct, feeling and imagination. नाम से ही समझ में आ रहा है, sensibility means something related to our senses. तो sense से related है, मतलब ये किस चीज़ को दिखाएगा, हमारे instinct को, feelings को and imagination को दिखाते थे इस period के जो writers थे अपने works में। लिटरेचर ऑफ द ऑगस्टन एज, इस एज की अगर हम लिटरेचर की बात करें तो मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न, क्योंकि इस समय मोस्टली प्रोज लिखा जाता था और प्रोज किस टाइप का होता था, रीज़न, फैक्ट पे बेस्ड। द वर्क, क्योंकि इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं था इस पीरियड में, द वर्क्स ऑफ दिस पीरियड लेस कंसर्न विद द इमोशन एंड इमेजिनेशन देन विद द फैक्ट्स एंड रीज़न पे बेस्ड था। ड्राइडन कैन बी सीन एज अ लिंक बिटवीन रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टिन। ड्राइडन के वर्क को जब हम एनालाइज करें तो ये दोनों ही एज को के लिंक हैं, क्योंकि इनके वर्क्स में हमको रेस्टोरेशन स्पिरिट्स भी दिखती है, स्पिरिट भी दिखती है, एंड ऑगस्टिन एज सिंस ही रोट कॉमेडीज इन अ रेस्टोरेशन वेन बट ऑल्सो रोट वर्क्स इन न्यू क्लासिकल स्पिरिट। तो इन्होंने न्यू क्लासिकल स्पिरिट के साथ भी अपने वर्क्स लिखे और रेस्टोरेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी इनके वर्क्स में दिखती है। तो ये लिंक माने जाते हैं ड्राइडन दोनों एज के, न्यू क्लासिकल एंड रेस्टोरेशन पीरियड के। Pope and Johnson, on the other hand, are seen as the most representative writers of this age. Pope and Johnson जो है वो representative writers हैं न्यू क्लासिकल एज के। Nature was an important influence on Augustan writers. They examined the enduring truths of human nature. तो इस एज का जो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था वो क्या था, नेचर। तो नेचर जो है वो प्रकृति वाला नेचर नहीं है, आउटसाइड नेचर नहीं, यहाँ पे जो नेचर की बात हो रही वो ह्यूमन नेचर की बात हो रही। बाय नेचर द ऑगस्टन्स मेंट नॉट एटर्नल नेचुरल वर्ल्ड एज एक्सप्रेस्ड इन द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स थे उनके वर्क्स में हम देखते हैं नेचुरल वर्ल्ड को। यहाँ पे जिस नेचर की बात हो रही न्यू क्लासिकल पीरियड में, ये क्या बात हो रही, नेचर ऑफ मैन, ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर मतलब स्पिरिट, फैक्ट, रियलिटी। दिस वॉज द एज ऑफ न्यू प्रोज फॉर्म सचेस। तो इस एज में नए प्रोज फॉर्म इंट्रोड्यूस हुए, लाइक पीरियोडिकल्स, क्रिमिनल बायोग्राफीज, ट्रैवलॉग, पॉलिटिकल एलिगरीज एंड रोमांटिक टेल्स एंड सेटायर। तो इस तरह से नए प्रोज फॉर्म जो हैं इसी एज में इंट्रोड्यूस हुए ये सारे प्रोज फॉर्म। द राइज ऑफ नॉवेल, इसी समय नॉवेल का राइज हुआ। डेनियल डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग एंड स्किलेट वर द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस फॉर्म।
तो इस समय जब नॉवेल इंट्रोड्यूस हुआ तो इस समय इम्पॉर्टेंट राइटर कौन कौन से थे? डैनियल डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग एंड स्किलेट. द हीरोइक कपलेट was the most important verse form of poetry of this age. इस समय जो पोइट्रीज लिखी जा रही थी, सटायरिकल पोइट्रीज, मोक एपिक पोइट्रीज, वो हीरोइक कपलेट फॉर्म में लिखी जा रही थी. एंड हीरोइक कपलेट के जो मास्टर हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर पोप. सेंटिमेंटल कॉमेडी वॉज अ न्यू ड्रामेटिक फॉर्म, और नए ड्रामेटिक फॉर्म के रूप में सेंटिमेंटल कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर इस एज में इंट्रोड्यूस हुए थे. लिटरेरी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इस समय पीरियोडिकल ऐसे, लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ग्रेवयार्ड पोइट्री जो थी वो लिटरेरी ट्रेंड्स में चल रही थी. तो देखते हैं पीरियोडिकल एसेस क्या हैं. पीरियोडिकल ऐसे वॉज अ न्यू लिटरेरी फॉर्म दैट एमर्ज्ड ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में ये फॉर्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ था. इट वॉज अ नॉन फिक्शनल, ये कौन से फॉर्म में लिखी जा रही थी? नॉन फिक्शनल प्रोज फॉर्म दैट वॉज पब्लिश्ड इन मैगजीन्स. ये किस में पब्लिश होती थी? मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में और जर्नल्स में पब्लिश होती थी एट अ रेगुलर इंटरवल्स. A.R. Humphrey had aptly observed that. A.R. Humphrey ने कमेंट करते हुए क्या कहा? that if any literary form is the particular creation and the particular mirror of the Augustan age in England, it is the periodical essay. अगर कोई particular creation है, कोई literary form है उस समय जो कि 18th सेंचुरी को प्रेजेंट करता था, वो था पीरियोडिकल पेपर्स. जो पीरियोडिकल पेपर्स थे वो कंप्लीटली प्रेजेंट करते थे इंग्लैंड को उस टाइम पे 18th सेंचुरी में. द राइज ऑफ द जॉनरा बिगेन विद द जॉन डंटन्स एथेनियन गैजेट. तो ये जो जॉनरा था पीरियोडिकल पेपर्स, ये किसके साथ इसका राइज हुआ था? जॉन डंटन का जो था वर्क एथेनियन गैजेट 17th मार्च 1691 में ये इन्होंने पब्लिश किया था, एथेनियन गैजेट. इसके अलावा जो दूसरे पीरियोडिकल पेपर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो थे द टैटलर जो रिचर्ड स्टील ने लिखे थे, द स्पेक्टेटर, द रैम्बलर, द इडलर. ये 4 इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल पेपर्स थे. टैटलर जो है वो रिचर्ड और स्टील ने मिलके लिखा था, रिचर्ड स्टील ने लिखा था. द स्पेक्टेटर जो था वो एडिशन और स्टील दोनों ने मिलकर लिखा था. द रैम्बलर जो है वो सैमुअल जॉनसन लिखा करते थे. एंड द इडलर जो है वो ये भी सैमुअल जॉनसन का है. तो द रैम्बलर एंड इडलर ये सैमुअल जॉनसन लिखते थे, और द टैटलर एंड स्पेक्टेटर ये रिचर्ड स्टील एंड एडिशन एंड स्टील दोनों का ही वर्क है. These were the most successful and influential single essay periodicals of the 18th century. अगर हम लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंसिबिलिटी मीन्स जो सेंसेस से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड. लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी refers to a particular type of literature written during 18th century which focused on feeling and sensibility. It was a revolt against the philosophy of Hobbes and other 17th century writers who viewed human beings as a selfish and greedy. तो होप्स जो थे 17th सेंचुरी के राइटर थे, ये ह्यूमन नेचर को किस तरह से देखते थे? सेल्फिश एंड ग्रीडी मानते थे. तो इस समय के जो राइटर थे द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के, वो इसके अगेंस्ट थे, उनका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था. Defining sensibility of an important idols of the 18th century, Charlotte Susan states. Charlotte Susan जो है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को डिफाइन करते हुए कहती हैं, sensibility possesses sympathy as the primary mode through which social beings work together. जो सेंसिबिलिटी है वो हमारी सिंपैथी को जगाता है, हमारी प्राइमरी ये हमारा प्राइमरी मोड है किस चीज़ के लिए? हमको सोशल बीइंग बनाने के लिए, ताकि हम एक साथ काम कर सके. वी आर सोशल बीइंग एंड वर्क टुगेदर. हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम एक साथ काम करते हैं. तो ये मानना था एज ऑफ सेंसिबिलिटी के राइटर का. जबकि हॉब्स जो थे और जो बाकी 17th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, उनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कैसे हैं? ग्रीडी हैं, लालची हैं. लेकिन इनका क्या मानना था कि ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं. वी हैव सेंसेस एंड वी कैन वर्क टुगेदर एज अ सोशल बीइंग्स.
the key text that contributed towards this movement was. अगर इस एज के हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो एडम स्मिथ का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स. द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एज ऑफ सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्क है. इसके अलावा जो अदर सेंटिमेंटल नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो सैमुअल रिचर्ड्स की है पैमेला एंड क्लैरिसा हार्लो, एंड लॉरेंस स्टर्न का है अ सेंटिमेंटल जर्नी एंड ट्रिस्ट्रम शैंडी. ये सारे वर्क्स जो हैं वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा ग्रेवयार्ड पोइट्री. ग्रेवयार्ड नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ग्रेव, जो ग्रेव से रिलेटेड हो, हॉरर को दिखाता हो. ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स refers to a group of 18th century poets whose works dealt with the themes of death, sorrow and mortality. Often set in graveyard, they mused to the vicissitudes of life, the solitude of death and the grave and the anguish of bereavement. तो इस एज के जो इस ग्रुप के जो राइटर्स थे वो डेथ पे पोइट्री लिखते थे, ग्रेव पे पोइट्री लिखते थे. और इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स हैं और उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं ग्रेवयार्ड पोइट्री के, तो ये जो टर्म है ग्रेवयार्ड अप्लाइज टू 4 पोएम्स. 4 पोएम्स इम्पॉर्टेंट है ग्रेवयार्ड ग्रुप के, जो हैं थॉमस पार्नेल की नाइट पीस ऑन डेथ. नाइट पीस ऑन डेथ ये थॉमस पार्नेल का वर्क है. रॉबर्ट ब्लेयर का वर्क है द ग्रेव. एडवर्ड यंग का नाइट थॉट्स एंड थॉमस ग्रे का है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. तो ये 4 इम्पॉर्टेंट ग्रेवयार्ड वर्क है जो इस ग्रुप के राइटर्स को, इस ग्रुप को ग्रेवयार्ड पोइट्री को प्रेजेंट करते हैं. थॉमस पार्नेल्स नाइट पीस ऑन डेथ, रॉबर्ट ब्लेयर्स द ग्रेव, एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स एंड थॉमस ग्रेस एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. मेजर राइटर्स की अगर हम बात करें द एज ऑफ ऑगस्टन एज के, तो वो कौन कौन से पोइट्स कौन कौन से हैं. अलेक्जेंडर पोप, जिनका इम्पॉर्टेंट वर्क है द रेप ऑफ द लॉक. सैमुअल जॉनसन, इन्होंने अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखा था, एंड द लाइफ्स ऑफ पोइट्स. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सैमुअल जॉनसन के, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स. थॉमस ग्रे द प्रोग्रेस ऑफ द पोइजी एंड द बार्ड, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं. प्रोज राइटर्स की अगर हम बात करें तो जोसेफ एडिशन एन अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स. इन्होंने ये इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था एन अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स. ये जोसेफ एडिशन का वर्क है. रिचर्ड स्टील, इनका वर्क है द कॉन्शियस लवर्स अ कॉमेडी. ये एक कॉमेडी है द कॉन्शियस लवर, जो रिचर्ड स्टील का इंपॉर्टेंट वर्क है. जॉन अर्बथनॉट ऑफ द लॉज ऑफ चांस, ये इनका वर्क है अर्बथनॉट का. ड्रामेटिस्ट की अगर हम बात करें तो ओलिवर गोल्डस्मिथ, क्योंकि इस समय न्यू क्लासिकल पीरियड में कोई ज़्यादा ड्रामास लिखे नहीं गए थे, प्लेज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, तो इस समय ज़्यादा ड्रामेटिस्ट नहीं हुए थे. ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो फेमस ड्रामेटिस्ट थे इस एज के, और इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है शी स्टूप्स टू कॉन्कर. नॉवेलिस्ट जोनाथन स्विफ्ट, जिनका इम्पॉर्टेंट वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल. डेनियल डीफो, जिनका इम्पॉर्टेंट वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स. सैमुअल रिचर्डसन का इम्पॉर्टेंट वर्क है पैमेला एंड क्लैरिसा. लॉरेंस स्टर्न का इम्पॉर्टेंट वर्क है ट्रिस्ट्रम शैंडी, ये नॉवेल है इनकी. हेनरी फील्डिंग का इम्पॉर्टेंट वर्क है जोसेफ एंड्रू एंड टॉम जोन्स. तो ये हमने इम्पॉर्टेंट राइटर्स देखे, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट्स एंड प्रोज राइटर इस एज के. तो हमने आज इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, न्यू क्लासिकल पीरियड एंड रेस्टोरेशन पीरियड. बाकी आगे के जो पीरियड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई होप आपको ये दोनों पीरियड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसके पहले के भी जितने पीरियड्स हमने कर लिए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पीरियड्स को देखेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग. गुड बाय एंड थैंक यू.